नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम सितंबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। इसमें हम पढ़ेंगे 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव, भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में, संसद के मानसून सत्र के बारे में, नए आयकर विधेयक के बारे में, 130वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, खेल सुधारों से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में, IT 2.0 के बारे में, निर्वाचन आयोग द्वारा हटाए गए गैर मान्यता प्राप्त दलों के बारे में, कर्तव्य भवन के बारे में, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाले भारत के पहले राज्य केरल के बारे में, CISF की महिला कमांडो यूनिट के बारे में, भारतीय सेना के रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन के बारे में, भारतीय समुद्री गोताखोर के बारे में, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के MOU के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की ओर से CP राधाकृष्णन को खड़ा किया गया तथा INDIA गठबंधन की ओर से B सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया गया। तो साथियों, इसमें NDA के प्रत्याशी CP राधाकृष्णन की जीत हुई। ये साथियों 10/9/2025 का प्रेस नोट है कि 1 अगस्त 2025 के जरिए 17वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 9 सितंबर 2025 को मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख के रूप में नियुक्त किया गया था। मतदान प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 को कमरा संख्या F101 वसुधा प्रथम तल संसद भवन नई दिल्ली में पूरी हुई। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 27 के अनुसार निर्वाचन आयोग वोट की गणना का दिन और समय निर्धारित करता है। मतदान करने के लिए पात्र कुल 781 निर्वाचकों में से 767 निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 15 मतपत्र अवैध घोषित किए गए। उक्त निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा के महासचिव ने मतगणना समाप्त होने के बाद श्री CP राधाकृष्णन को 9 सितंबर 2025 को भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी द्वारा घोषणा की गई कि श्री CP राधाकृष्णन निवासी जलभूषण राजभवन वल्केश्वर रोड मालाबार हिल मुंबई को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है। घोषणा कब की है? 9 सितंबर 2025 की। PC मोदी कौन है? उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी तथा महासचिव राज्यसभा। वह प्रक्रिया जो 7 अगस्त 2025 को राजपत्र में कार्यक्रम अधिसूचना के प्रकाशन के साथ शुरू हुई थी, श्री CP राधाकृष्णन के भारत गणराज्य के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के प्रमाणन पर श्री ज्ञानेश कुमार, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त और डॉक्टर विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के साथ संपन्न हुई। कब? 10/9/2025 को। उसकी हस्ताक्षरित प्रति श्री भानु प्रकाश एट्टूरू उप निर्वाचन आयुक्त और श्री सुमन कुमार दास सचिव द्वारा केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी गई, जिसे भारत के नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के समय पढ़ा जाएगा। कुल 767 वोट में से 752 वोट वैध थे, जिसमें से 452 वोट NDA के उम्मीदवार ने तथा 300 वोट INDIA के उम्मीदवार ने हासिल किए।
बहुमत से 68 वोट ज़्यादा एनडीए के उम्मीदवार ने हासिल किए, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार ने बहुमत से 84 कम वोट हासिल किए। 12 अनुपस्थित रहे 3 पार्टियों ने इस चुनाव से दूरी बनाई, बीआरएस, बीजेडी और एसएडी ने। तो याद रखना 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव था जिसमें जीत किसने हासिल की? सीपी राधाकृष्णन ने, और इसी के साथ भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के गवर्नर थे, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी रिटायर्ड जज हैं। दोनों अभ्यर्थियों ने नामांकन कब दाखिल किया? 21 अगस्त 2025 को। उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 7 अगस्त 2025 को। मतदान एवं मतगणना कब हुई? 9 सितंबर 2025 को। मतदान कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली स्थित संसद भवन के प्रथम तल पर, कमरा संख्या F101 वसुधा में। सभी निर्वाचक सांसद होते हैं, इसलिए प्रत्येक वोट का मूल्य एक समान होता है। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के उपबंधों के अनुसार मतदान की गोपनीयता बनी रहती है तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 18 के अनुसार मतदान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 29 के साथ राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 22 के अनुसार मतदान गोपनीय रखना आवश्यक होता है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो धारा 22 के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है, जिस पर निर्वाचन करने वाले सभी अधिकारियों और अन्य अपेक्षित व्यक्तियों पर ईसीआई द्वारा दिए गए विशेष पेन से ही वोट अंकित करना अनिवार्य है। इलेक्शन कमीशन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से यह पेन डिजाइन किया जाता है तथा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा बैंगनी या वायलेट स्याही कलर के पेन को उपलब्ध करवाया गया। राजनीतिक दल इस चुनाव में अपने सांसदों को व्हीप जारी नहीं कर सकते। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों की वजह से अचानक इस्तीफा दे दिया गया था। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। याद रखना साथियों, नया उपराष्ट्रपति अपने पद पर पूरे 5 साल के लिए बना रहेगा, ना कि बाकी शेष कार्यकाल के लिए। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। उपनाम तमिलनाडु का मोदी। जन्म तिरुपुर तमिलनाडु में 1957 में। 1998-99 में कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 2023 में झारखंड के राज्यपाल व 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के निवासी हैं तथा गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग। निर्वाचक मंडल में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। मतदान प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक व 20 समर्थक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये है। रिटर्निंग अधिकारी कौन था? राज्यसभा का महासचिव। भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया, जबकि इंदिरा गांधी ने 11 बार व नेहरू ने 17 बार तिरंगा फहराया। इसकी थीम क्या थी? नया भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा 103 मिनट का भाषण दिया। इसमें लगभग
5000 विशेष अतिथि शामिल हुए। गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व विंग कमांडर AS शेखों ने किया। इस अवसर पर सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम की घोषणा की गई। जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की गई, किसके लिए? सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी असंतुलन की चुनौती से निपटने के लिए। 2047 तक 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी समुद्र मंथन की घोषणा की गई, किसके लिए? समुद्र में तेल और गैस भंडार की खोज के लिए। GST सुधार की घोषणा की गई, जिसमें 1 लाख करोड़ की सहायता से 3 करोड़ युवाओं को नए रोजगार पर प्रति माह 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। नेशनल ऊर्जा और रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, कब? 12 अगस्त 2025 को, यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स यानी श्रेष्ठ। CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की यह एक पहल है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औषधि नियामक प्रणालियों को एक समान, पारदर्शी और मजबूत बनाना है। यह मौजूद नियामक प्रणालियों के मूल्यांकन करने और सुधार के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। यह किसी प्रकार की रैंक प्रदान नहीं करता है। उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में राज्य औषधि नियामकों के प्रदर्शन में सुधार लाना, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों का लगातार पालन सुनिश्चित करना, नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। श्रेष्ठ सूचकांक राज्यों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, विनिर्माण राज्य और प्राथमिक वितरण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। विनिर्माण राज्य में राज्यों का मूल्यांकन 5 विषयों पर आधारित 27 मानदंडों पर किया जाता है। ये 5 विषय कौन से हैं? मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग, निगरानी और जवाबदेही। प्राथमिक वितरण राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन 23 मानदंडों पर किया जाता है। राज्य हर महीने की 25 तारीख तक निर्धारित मानकों पर अपना डेटा CDSCO को भेजेगा, जिस आधार पर अगले महीने की 1 तारीख को स्कोर तैयार कर सभी के साथ साझा किया जाएगा। अल्पसंख्यक साहित्यिक विरासत के संरक्षण हेतु 5 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी प्रदान की गई है। किसने मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के तहत। 5 उत्कृष्टता केंद्र कौन से हैं? जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र गुजरात विश्वविद्यालय में जैन समुदाय के लिए। अल्पसंख्यक विरासत भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? मुंबई विश्वविद्यालय में। पारसी बौद्ध से संबंधित इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? अवेस्ता, पहलवी, पाली और प्राकृत में अनुसंधान को बढ़ावा देना व विरासत भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित करना। तीसरा है बौद्ध अध्ययन में उन्नत अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध समुदाय हेतु। चौथा है गुरुमुखी लिपि केंद्र खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सिख समुदाय हेतु। 5वां है जैन अध्ययन केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जैन समुदाय हेतु। इन केंद्रों का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान, डिजिटल संरक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्राचीन भाषाओं, लिपियों और पांडुलिपियों को संरक्षित करना। मानसून सत्र 2025 21 जुलाई 2025 को प्रारंभ हुआ और 21 अगस्त 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में 32 दिनों में 21 बैठकें हुई। इस दौरान लोकसभा में 14 विधेयक पेश किए गए तथा 12 विधेयक पारित किए गए और राज्यसभा में कुल 15 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 15 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा में 1 विधेयक वापस ले लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 जुलाई को लोकसभा में तथा 29 व 30 जुलाई को राज्यसभा में विशेष चर्चा हुई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(4) के तहत 13 अगस्त 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार हेतु अनुमोदन मांगने वाला
वैधानिक संकल्प 30/7/2025 को लोकसभा में और 5/8/2025 को राज्यसभा में स्वीकार किया गया। 18वीं लोकसभा का 5वां सत्र था तथा राज्यसभा का 268वां सत्र था मॉनसून सत्र 2025। इस दौरान लोकसभा में पेश किए गए विधेयक आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक आप देख सकते हैं, पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। राज्यसभा द्वारा पारित या वापस किए गए विधेयक भी आप देख सकते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कितने हैं? टोटल 15 विधेयक हैं, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। लोकसभा द्वारा वापस लिया गया विधेयक कौन सा था? आयकर विधेयक 2025, जिसे जेपीसी या प्रवर समिति को सौंप दिया गया। संसद का मानसून सत्र 2025, इसके तहत प्रमुख विधेयक कौन से पारित किए गए? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025, इसके तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगी। राष्ट्रपति ने इसके लिए 22 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, यह 1908 के विधेयक की जगह लेगा। इसके तहत केंद्र और राज्यों में समन्वय के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC का गठन किया जाएगा। राज्यों को राज्य समुद्री बोर्ड स्थापित करने का अधिकार मिलेगा। विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विवाद समाधान समितियों का गठन किया जाएगा। समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025, 1925 के भारतीय समुद्र द्वारा माल परिवहन अधिनियम का स्थान लेगा। उद्देश्य क्या है? भारत के समुद्री नौवहन नियमों को आधुनिक बनाना और माल परिवहन में देनदारियों तथा अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्थापित करना। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, 1958 के अधिनियम का स्थान लेगा। यह केंद्र सरकार को भारत के तटीय जल क्षेत्र में बिना राष्ट्रीयता वाले जहाजों को अपने नियंत्रण में लेने और रोकने का अधिकार देता है। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025, 1957 के खान और खनिज अधिनियम में संशोधन करता है। अब पेटेंट धारक मौजूदा पट्टे में लिथियम, ग्रेफाइट, सोना और चांदी जैसे अन्य खनिजों का भी आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। कैप्टिव खदानों के द्वारा खनिज की बिक्री पर लगी 50% की सीमा को हटा दिया गया है। अब वे पूरा अतिरिक्त उत्पादन बेच सकेंगे। कैप्टिव खदान कौन सी होती है? जिनका उत्पादन खुद के उपयोग के लिए होता है। नया आयकर विधेयक संसद में पारित 12 अगस्त 2025 को पारित किया गया। इसके तहत देश की कर प्रणाली में सुधार किया गया। 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह विधेयक पुराने आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। पुराने कानून में 819 धाराएं थी, नए कानून में 536 कर दी गई हैं। पुराने कानून में 47 अध्याय थे, अब केवल 23 अध्याय होंगे। पुराने विधेयक में शब्दों की संख्या 5.12 लाख थी, अब नए विधेयक में 2.6 लाख कर दी गई है। जटिल गणनाओं को आसान बनाने के लिए 39 नई सारणियाँ और 40 सूत्र पेश किए गए हैं। विधेयक में आकलन वर्ष और पिछला वर्ष की जटिलता को खत्म कर वर्ष की सरल अवधारणा पेश की गई है, जिसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 12 महीनों की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो नई कर वर्ष की अवधारणा में 1 अप्रैल से शुरू होकर 12 महीनों तक चलेगा। देर से रिटर्न दाखिल करने पर भी रिफंड किया जा सकेगा। TDS देर से जमा करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। शून्य TDS प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। गृह संपत्ति आय पर मानक कटौती की गई। मकान से होने वाली आय पर टैक्स गणना के लिए 30% की मानक कटौती को नए कानून की धारा 21 के तहत जारी रखा गया। गैर लाभकारी संगठन NPOs के लिए राहत प्रदान की गई। अब उनके कुल दान के 5% पर छूट की अनुमति होगी। मौजूदा अधिनियम से बेहतर है, जिसमें केवल इनाम दान के 5% पर छूट मिलती थी। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर
पद से हटाने का संवैधानिक प्रावधान करता है। इसे एक जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। विधेयक में क्या प्रावधान है? यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और वह लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रिपरिषद में और 239 ए दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि यदि संबंधित व्यक्ति हिरासत से रिहा हो जाता है तो उसे मंत्री पद पर फिर से नियुक्त किया जा सकेगा। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 संसद में पेश किए जाने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष विरोध के कारण इन तीनों बिलों को संयुक्त समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया है। संसद ने खेल सुधारों के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। खेल प्रशासन में सुधार और डोपिंग रोधी उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 खेल संघों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन लाने के लिए पारित किए गए। इसके तहत एनएसबी यानी राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कौन करेगा स्थापना? केंद्र सरकार, जिसे बीसीसीआई सहित सभी खेल निकायों को मान्यता देने, निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी एनएसबी की स्थापना कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। एनएसबी राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबंधित इकाइयों का पंजीकरण करेगा। केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। बोर्ड निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसी मान्यता या पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है। एनएसबी के अन्य कार्य क्या होंगे? आचार संहिता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालना पर दिशा निर्देश जारी करना, खिलाड़ियों के कल्याण, खेल विकास और धनराशि के दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले मामलों की जांच करना, किसी राष्ट्रीय निकाय की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समाप्त होने की स्थिति में तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करना। एनएसबी में एक अध्यक्ष और निर्धारित संख्या में सदस्य होंगे। एनएसबी में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को लोक प्रशासन, खेल कानून और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। एनएसबी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार एक खोज सह चयन समिति की नियुक्ति करेगी, जिसके सुझाव पर एनएसबी के सदस्यों का चयन किया जाएगा। केंद्र सरकार समिति की संरचना निर्धारित करेगी। खेल संघों के लिए नियम बनाए गए। राष्ट्रीय खेल महासंघों में 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यकारी समिति के सदस्यों की आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसे आयु और कार्यकाल की अवधि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा। बिल में बताया गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा मंजूर हो तो 70 से 75 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है तथा पूर्ण अवधि तक कार्य कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्रीय निकाय में एक अध्यक्ष, एक महासचिव और एक कोषाध्यक्ष होगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति को उत्कृष्ट योग्यता वाला खिलाड़ी होना चाहिए या फिर कम से कम उसे 2 पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इन पदों पर एक ही भूमिका में या दोनों के संयोजन में 3 से अधिक कार्यकाल के लिए काम नहीं कर सकता। विवादों के निपटान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे। ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें
2 सदस्य होंगे जो खेल, लोक प्रशासन और कानून के क्षेत्र में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज सह चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सीजीआई या सीजीआई द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंध रखता हो वो होगा, दूसरा विधि सचिव होगा और तीसरा खेल सचिव होगा। ट्रिब्यूनल के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होंगी और इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेंगी। सरकारी अनुदान पाने वाले सभी खेल निकाय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आएंगे और उनके खातों का ऑडिट कैग द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनाव की निगरानी के लिए चुनाव अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल गठित करेगी। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को अपने सहयोगी संगठनों के चुनाव की निगरानी के लिए एक निर्वाचन पैनल भी गठित करना होगा। केंद्र सरकार को यदि आवश्यक लगे तो किसी राष्ट्रीय निकाय या उसके सहयोगियों को उस खेल को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक हित में बिल के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकेगी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 NADA यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जांच एजेंसी को डोपिंग से जुड़े नियमों को लागू करने, परीक्षण करने और उल्लंघन करने पर कार्रवाई के लिए और अधिक अधिकार प्रदान करती है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी NADA के कामकाज की निगरानी करने और केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। विधेयक में डोपिंग उल्लंघन के मामले को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है ताकि सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जा सके। डाक विभाग ने लॉन्च किया IT 2.0। इन्होंने अपनी सेवाओं को आधुनिक, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी APT नामक एक उन्नत औद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पहल नागरिक केंद्रित डाक वित्तीय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए की गई है। यह माइक्रो सर्विसेज और ओपन API आर्किटेक्चर पर काम करती है जो इसे लचीला व उन्नत बनाती है। यह क्लाउड आधारित प्रणाली है जो डेटा प्रबंधन और पहुंच को बेहतर बनाती है। QR कोड भुगतान और OTP आधारित डिलीवरी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। डिलीवरी की सटीकता बढ़ाने और सही पते की पहचान के लिए 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल डिजिपिन कोड पेश किया गया है। निर्वाचन आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटाया। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी RUPPS को सूची से हटा दिया गया है। 2019 से 6 वर्षों तक एक भी चुनाव नहीं लड़ने के कारण इन्हें सूची से हटा दिया गया। पहले चरण में निर्वाचन आयोग ने 334 RUPPS को 9 अगस्त 2025 को सूची से हटा दिया है, जिससे सूचीबद्ध RUPPS की संख्या 2854 से घटकर 2520 रह गई है। दूसरे चरण में देश भर के विभिन्न राज्यों और UT से 476 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। द्वितीय चरण में सर्वाधिक 121 RUPP उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से 18 RUPP हैं। सूची से हटाए गए दल अब आयकर अधिनियम 1961 के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत साझा चुनाव चिन्ह पाने के भी हकदार नहीं होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B और 29C के तहत मिलने वाले लाभ जैसे राजनीतिक चंदा प्राप्त करना समाप्त हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत देश में राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग में पंजीकृत करना होता है, चाहे वे राष्ट्रीय हो, राज्य स्तरीय हो या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो। अधिनियम के तहत किसी भी संघ को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के बाद चुनाव चिन्ह, कर छूट आदि कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं। यदि कोई दल 6 वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ता है तो पंजीकृत पार्टियों को सूची से हटा दिया जाता है। वर्तमान में चुनाव आयोग के साथ 6 राष्ट्रीय दल, 67 प्रादेशिक दल और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी RUPP के रूप में पंजीकृत हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं आम आदमी पार्टी, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, BJP यानी भारतीय जनता पार्टी, CPIM यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन कब? 6 अगस्त 2025 को। कहाँ पर? दिल्ली में।
यह कर्तव्य भवन 2019 में शुरू किया गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत और यह CSS की 10 में से पहली बिल्डिंग है। उद्देश्य क्या है? दिल्ली में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना। यह भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला है और इसमें कुल 850 कार्यालय कक्ष हैं। भवन में 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिलें हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, MSME, DOPT, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 21 अगस्त 2025 को की। केरल के 100% डिजिटल साक्षर बनने का अर्थ है लगभग हर व्यक्ति बुनियादी स्तर पर डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करता है, यानी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या इंटरनेट का। यह उपलब्धि डिजी केरलम परियोजना के तहत हासिल की गई। केरल के एर्नाकुलम जिले के 104 वर्षीय अब्दुल्ला मौलवी डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाले राज्य के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार भारत के केवल 38% घर डिजिटल रूप से साक्षर हैं। शहरी क्षेत्र में 61%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा 25% का है। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। 7 नवंबर 2019 को केरल राज्य में इंटरनेट कनेक्शन को एक बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना। राज्य सरकार द्वारा के फोन नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिससे गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट मिलता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपनी पहली ऑल वुमेन कमांडो यूनिट का गठन किया है। इसमें 100 महिला कमांडो शामिल होगी, जिन्हें आतंकवादी हमलों और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 30 महिला कमांडो के पहले बैच को मध्य प्रदेश के बरवाह स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 11 अगस्त से 4 अक्टूबर 2025 तक 8 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें हवाई अड्डों और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा। वर्तमान में CISF में लगभग 12,491 महिलाएं हैं, जो कुल बल का 8% हैं। CISF ने वर्ष 2026 तक 2400 और महिलाओं को भर्ती करने का लक्ष्य रखा है, जिससे यह प्रतिनिधित्व बढ़कर 10% हो जाएगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26 जुलाई 2025 को द्रास कारगिल में कारगिल विजय के अवसर पर 2 नई लड़ाकू टुकड़ियों के गठन की घोषणा की है, रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन की। रुद्र ब्रिगेड एक एकीकृत युद्धक इकाई होगी जो भारत चीन सीमा पर तैनाती के लिए तैयार होगी। भैरव लाइट कमांडो बटालियन एक विशिष्ट विशेष बल इकाई है जो रुद्र ब्रिगेड की पूरक इकाई के रूप में काम करेगी। पहली बार भारतीय समुद्री गोताखोर 5000 मीटर की गहराई तक पहुंचे। कहां पर? उत्तर अटलांटिक महासागर में डीप ओशन मिशन की तैयारी के तहत। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। 2 भारतीयों ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल में उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5 व 6 अगस्त को सफलतापूर्वक गोता लगाया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक राजू रमेश 5 अगस्त को सागर में 4025 मीटर नीचे गए, जबकि 6 अगस्त को भारतीय नौसेना के कमांडर जतिंदर पाल सिंह ने 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। भारत का डीप ओशन मिशन किस नाम से चलता है? समुद्रयान नाम से। इसे 2021 को मंजूरी मिली थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत मत्स्य 6000 को दिसंबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा। मत्स्य 6000 को 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 4 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने यानी NMPB ने औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए 2 MOU किया है। पहला MOU NMPB ने पुणे महाराष्ट्र के ईस्ट वेद बायोप्लांट्स वेंचर के साथ किया है और दूसरा MOU किसके साथ किया है? दूसरा MOU किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली के साथ। NMPB और ईस्ट वेद बायोप्लांट्स वेंचर क्या करेंगे? उत्तक संवर्धन विधियों से दुर्लभ, लुप्त प्राय और संकटग्रस्त औषधीय पौधों के जर्म प्लाज्मा का संरक्षण और रख रखाव करेंगे।
दूसरे एमओयू के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के एम्स परिसर में राष्ट्रीय स्तर का औषधीय पौधा उद्यान की स्थापना की जाएगी और औषधीय पौधों के बारे में जन जागरूकता फैलाई जाएगी। परीक्षा पे चर्चा ने एक महीने में 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा पे चर्चा का यह कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण। परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर तनाव कम करने के लिए सीधी बात करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त 2025 को बेंगलुरु से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक, नागपुर से पुणे तक। दिल्ली विधानसभा में 3 अगस्त 2025 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रतिमाह 15 लाख रुपए की बिल की बचत होगी। ई विधान या पेपरलेस विधान की शुरुआत की। NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने मिलकर ई सुश्रुत @क्लिनिक नामक एक पहल शुरू की है। कब? 14 अगस्त 2025 को। ई सुश्रुत @क्लिनिक क्या है? एक क्लाउड आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है यानी HMIS है, जिसे छोटे अस्पतालों और बाह्य रोगी क्लिनिकों की जरूरत पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान की तीसरी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पर किया है? देहरादून, उत्तराखंड में। जिसका लक्ष्य क्या है? 20 लाख जनजातीय जमीनी कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय नेताओं का एक कैडर बनाना जो जनजातीय क्षेत्र में समावेशी विकास को गति दे सकेंगे। इस अभियान की अप्रोच क्या है? बॉटम टू अप यानी नीचे से ऊपर की ओर। यह प्रमुख 6 मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करेगा। 27 जुलाई 2025 को भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहाँ पर किया है? तो संयुक्त होगा वडदमना गांव, नागपुर, महाराष्ट्र में। मिशन बाल बरारी योजना के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने पाकिस्तान से लगती सीमा पर नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम बाज-अक 9 अगस्त 2025 को लॉन्च किया है? तो संयुक्त होगा पंजाब सरकार ने। साथियों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सरकारी स्तर पर इस आधुनिक टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी ने अगस्त 2025 में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या रखा गया है? पासंग वांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला। यह प्रयोगशाला इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित की गई है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को सिकल सेल रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार किन 2 राज्यों में नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने जा रही है? तो संयुक्त होगा असम और महाराष्ट्र में। न्याय प्रणाली में सांकेतिक भाषा के दुभाषियों और विशेष शिक्षकों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो संयुक्त होगा पंजाब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्कर 2021-22 से 25-26 के दौरान चल रही केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो संयुक्त होगा 6520 करोड़ रुपए की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 4 वर्षों के लिए कितनी राशि की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को स्वीकृति 31 जुलाई 2025 को दी है? तो संयुक्त होगा 2000 करोड़ रुपए की। तो साथियों, राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में।
आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।